हेलो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दो मार्कशीट दिखाई दे रही हैं। पहली मार्कशीट अर्पित कुमार की है, जिनकी हिंदी मीडियम में रैंक सेकंड है। वे ओवरऑल रैंक इनकी 136 है। तो वहीं दूसरी मार्कशीट जो है अनिमेश प्रधान की है, इनकी इंग्लिश मीडियम में रैंक सेकंड है या ओवरऑल रैंक इनकी सेकंड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनिमेश हमारे सिविल से दिल्ली के अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इसी के साथ अगर मैं इनके मेंस के मार्क्स की तुलना करूं तो अर्पित के मेंस में मार्क्स 814 है एवं अनिमेश के 892 है। इन दोनों की मेंस के मार्क्स का अंतर 78 मार्क्स है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ है, साथ में हम इस डिफरेंस को कैसे भर सकते हैं, अगले 10 मिनट में मैं आपको यही बताऊंगा। साथ में मैं इनकी कॉपी की तुलना करके आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से निष्कर्ष हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उनको अपना सके। साथ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी टॉप 10, टॉप 20 में रैंक ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप में समाज के आदर्शों और भावनाओं, ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड 1 है, तथा समुदाय में व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हमको उदाहरण भी प्रस्तुत करना है, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड 1 हो गई और ये क्वेश्चन की डिमांड 2 हो गई। अब देखते हैं अर्पित ने इसको कैसे प्रोसीड किया है। भारतीय रंगमंच भारतीय संस्कृति तथा उसके आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं, ये परंपरा, ठीक है। इन्होंने यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सामान्यकृत तरीके से प्रश्न की शुरुआत की है। तो वहीं इनकी बात करें तो इन्होंने काफ़ी सटीक तरीके से शुरुआत की है। इन्होंने रामलीला एवं मुद्दी एटू से इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत की है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने बेसिकली कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर दिया, या यूँ कह सकते हैं कि करंट अफेयर से लिंक कर दिया। तो इस शुरुआत को हम कहते हैं C2C, कंटेंट टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने जो है वो डिमांड 1 को पहले लिखा है और बाद में डिमांड 2 को लिखा है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो भाई अर्पित की बात करें तो इन्होंने केवल और केवल डिमांड 2 को लिखा है। डिमांड 2 को इन्होंने पहले लिखा है और इन्होंने 1, 2, साथ में इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, विच इज़ गुड, ठीक है। पॉइंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये फॉर्मेट अच्छा है। पर आप ध्यान करोगे कि डिमांड 1 जो थी क्वेश्चन की, वो इन्होंने मिस कर दी है। तो पूरे की पूरे क्वेश्चन की एक पूरी डिमांड मिस हो चुकी है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि लैग कर रहे हैं अर्पित। अच्छा, तो वहीं अच्छा यहाँ पे देखिए, इनको 4.5 मार्क्स दे रखे हैं, जबकि 4.5 मार्क्स इनको नहीं मिलने चाहिए, 4.5 मार्क्स इनको मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन की आधी डिमांड को पूरा नहीं किया और इन्होंने क्वेश्चन की दोनों ही डिमांड जो थी उसको पूरा किया है। साथ ही एक बड़े तरीके से इन्होंने कंक्लूजन भी दिया है। तो यूँ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन की सारी डिमांड को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। अन्य कारकों के अलावा, ठीक है, मतलब अन्य कारकों का भी जिक्र करना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए HCO से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। यहाँ पे देखो 2 डिमांड उत्पन्न हो रही है। सबसे पहली डिमांड है कि अपेक्षाएं क्या क्या है भारत की HCO से। दूसरा है कि इनको जो है पूरा करना कठिन बना दिया है। तो कठिन वाले जो है वो हमारी तीसरी डायमेंशन हो गई। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो अपेक्षाएं जो है वो डिमांड 1 है, ये डायमेंशन 1 है, और दूसरा जो है कठिन हो गया, ये डिमांड 2 है क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की एक माइनर डिमांड है, वो है अन्य कारकों के अलावा। तो यानी कि ये क्वेश्चन की एक तरीके से माइनर डिमांड है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको अर्पित ने कैसे प्रोसीड किया है, ठीक है। इनका इंट्रो अच्छा है अर्पित का। अच्छा, इन्होंने देखो डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाते समय आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि डायग्राम जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इसको बॉक्स में जरूर पैक करना है। ये जो इन्होंने मैप बनाया है इसको बॉक्स में जरूर पैक करना चाहिए। और साथ में रशिया भी HCO का मेंबर है, तो यहाँ पर रूस को भी इनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारी पहली डिमांड क्या थी कि अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दी। तो अपेक्षाएं, भारत की HCO से क्या अपेक्षाएं हैं, ये हमारी क्वेश्चन की पहली डिमांड है। वहीं अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने जो है करंट अफेयर से लिंक कर दिया है। साथ ही इन्होंने भारत की जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, HCO से भारत की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है। बेहतर कनेक्टिविटी, मिनरल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स प्रस्तुत किए हैं। जबकि अर्पित ने ये वाली जो अपेक्षाएं वाला जो बिंदु है या अपेक्षाएं वाला जो डिमांड है, ये इन्होंने मिस कर दिया है। फिर बाद में इन्होंने चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं और इन्हीं चुनौतियों को बाद में इन्होंने विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है। तो बेसिकली इन्होंने पूरा करना कठिन बना दिया। इस एक डायमेंशन को इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, जबकि क्वेश्चन की जो दूसरी डिमांड है, दूसरी डायमेंशन अपेक्षाएं, वो इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये इनका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मिस हो गया है।
तो देख लीजिए इन्होंने कैसे लिखा है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चाइनीज़ चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तानी चैलेंजेस क्या है, साथ में रशिया चाइना एक्सिस, बेसिकली ये अदर डिमांड है क्वेश्चन की। तो इन्होंने अदर डिमांड को जो मेन डिमांड 2 थी उसके साथ में मर्ज कर दिया है। साथ में वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप चैलेंज प्रस्तुत करोगे तो आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही है, क्योंकि बीइंग एन आईएएस ये उम्मीद की जाती है कि आपको समस्याएं भी ज्ञात हो, साथ में उन समस्याओं से कैसे निपटना है, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेप आप लोगे यदि आप आईएएस आईएफएस ऑफिसर बनोगे। तो वही बेसिकली हमें बाद में समाधान भी हमको प्रस्तुत करना है। और वहीं अगर मैं इनकी निष्कर्ष की बात करूँ तो निष्कर्ष इनका ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी आईसीईटी पर हाल ही में संपन्न पहल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनकी साझेदारियों में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। तो बेसिकली काफ़ी लंबे समय से जो भी परिवर्तन पेंडिंग है उनको पूरा करने के लिए आईसीईटी जो पहल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आईसीईटी के हमको बेसिकली फ़ायदे बताने हैं, ठीक है। अब इनके फ़ायदे बताने हैं। परीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टिव्स दे रखा है हमें वो परीक्षण कीजिए दे रखा है, मतलब कि एग्जामिन। और किसी भी चीज़ का अगर हम एग्जामिन करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव्स और साथ में उसके क्या क्या नेगेटिव्स हैं, ये यूँ कह सकते हैं कि इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। वो भी हम बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो सबसे पहले इंट्रो, देन आपका आईसीईटी से क्या फ़ायदे होंगे, दूसरा उस फायदों के क्रम में क्या कौन कौन से हमारे पास चैलेंजेस हैं, और साथ में अब चूँकि हमने चैलेंजेस बता दिए, अभी बताया कि चैलेंजेस अगर आपने बता दिए तो आपको उनके वे फॉरवर्ड या उनकी जो समाधान है वो भी प्रस्तुत करने होंगे, और फिर बाद में कंक्लूजन। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए अर्पित ने कैसे इसको प्रोसीड किया है। हाल ही में बात, ठीक है, बेसिकली इन्होंने इतना कुछ सटीक शुरुआत तो नहीं की है। साझेदारी में परिवर्तन के अवसर, ठीक है, इन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट्स का जिक्र किया है, साथ ही में 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप इस जैसे कि इन्होंने आईसीईटी के बारे में जो है वो पूछा है, तो पॉजिटिव्स इन्होंने बहुत लिखे हैं, पॉजिटिव्स इन्होंने 11 लिखे हैं। जब आप 11 पॉइंट को लिखते हो तब डेफिनेटली आपके पॉइंट्स का रिपीटेशन होगा, और आपकी जो मेन डिमांड है, जो क्वेश्चन की 2 डिमांड है यहाँ पे, कि एक तो पॉजिटिव्स क्या है और दूसरा जो है कौन कौन से चैलेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव्स इतने सारे लिख दिए तो आपके पास स्पेस कम रहेगा, तो स्पेस को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और इसी क्रम में फिर इन्होंने जो चुनौतियाँ लिखी है वो भी काफ़ी छोटी सी लिखी है। तो यूँ कह सकता हूँ कि इन्होंने एक डिमांड को तो बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा की है, तो वहीं चुनौतियों के ऊपर इन्होंने बहुत कम चर्चा की है। और साथ में जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनका देखिए इन्होंने 11 पॉइंट लिखे। जब आप इतने पॉइंट लिखते हो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स रिपीट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 8वां पॉइंट अर्धचालक, और यहाँ पे एआई रोबोटिक्स भी बेसिकली अर्धचालक से ही रिलेटेड है। तो यदि हम 8 और 9 पॉइंट को मर्ज कर देते तो यहाँ पर हमारा थोड़ा स्पेस बच जाता, और एक बार जैसे ही स्पेस बचा तो हम बाद में चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा लिख सकते हैं, जिससे कि यूपीएससी वाले मेंबर को ये लगे कि इन्होंने चुनौतियों को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छे से समझे हैं। वहीं एक बार हम इंग्लिश मीडियम के बारे में, इंग्लिश मीडियम की कॉपी देख लेते हैं। इन्होंने इंट्रो, ठीक है, इन्होंने जो इनकी डिमांड 1 थी कि इनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके बारे में लिखा है, 1 2 3 4 काफ़ी कॉन्क्रीट पॉइंट है ना, 6। बाद में देखिए इन्होंने चैलेंजेस, ये चैलेंजेस जिनकी मैं बात कर रहा था, चैलेंजेस इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, जबकि अर्पित ने अगले पेज से स्टार्ट किया। तो चैलेंजेस बाद में इन्होंने 5 चैलेंजेस लिखे हैं, ठीक है, विच इज़ गुड। आगे देखिए, आगे इन्होंने वे फॉरवर्ड भी लिखा है ना, और जबकि अर्पित ने चुनौतियाँ प्रस्तुत करके वे फॉरवर्ड इन्होंने नहीं लिखा है। और जब ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप चुनौतियाँ प्रस्तुत करेंगे आपको वे फॉरवर्ड जरूर लिखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या है? इन आयामों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। पहले जो डिमांड पूछा गया है वो ये है कि खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या है। दूसरा ये पूछा गया है कि भारत की स्थिति क्या है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। तो ये हमारी डिमांड 1 होगी, और जो डिमांड 2 है वो है कि सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। ये हमारी डिमांड 2 हो गई क्वेश्चन की। देखिए इसको इंट्रो इनका अच्छा है, ठीक है,
इनका इंट्रो देखिए, अनिमेश का इंट्रो देखिए। अनिमेश के इंट्रो ने एकदम सटीकता से शुरुआत की है। साथ में इंट्रो में पूछा गया कि विभिन्न आयाम कौन से हैं। इन्होंने चारों के चारों आयामों को इन्होंने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और फूड न्यूट्रिशन। जबकि अर्पित की बात करें तो ये थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन की मुख्य जो डिमांड है या विभिन्न आयाम जो है वहाँ से भटक गए। इन्होंने आर्थिक आयाम, स्वास्थ्य आयाम, इन्होंने इन आयामों पर चर्चा की है। जबकि अगर आप देखोगे कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है तो उनमें इन 4 आयामों का जिक्र कर रखा है, इन आयामों का जिक्र नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इनकी जो पूरी डिमांड 1 है वो पूरी डिमांड 1 मिस हो गई है। तो ऐसे में यूपीएससी आपको मार्क्स नहीं देगी। तभी तो हमें लगता है कि हमने लिखा भी है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो कुछ ऐसी गलतियाँ भी टॉपर्स कर देते हैं। तो देखिए कि इन्होंने यहाँ पर विभिन्न आयाम लिखे हैं लेकिन वो आयाम का जो डायमेंशन है वो अलग है। इसके अलावा आगे ये पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। जब हमें परीक्षण करना है, यहाँ पे जो डायरेक्टिव्स दे रखा है वो हमें दे रखा है एग्जामिन, परीक्षण। और आपको पता है कि जब भी हम परीक्षण करते हैं तो हम उस चीज़ के पॉजिटिव्स, उस चीज़ के नेगेटिव्स, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो परीक्षण में हमको जो है भारत की स्थिति का पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं। मतलब कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पे भारत अच्छा है फूड सिक्योरिटी के मामले में, और ऐसे कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पे भारत को अभी भी काम करना है, या यूँ कह सकते हैं कि भारत की स्थिति थोड़ी सी कमतर है। ठीक है। और इन्होंने देखिए, इन्होंने जो चारों पैरामीटर हैं उनका वर्णन किया, साथ में फूड अवेलेबिलिटी है ना, फूड अवेलेबिलिटी के लिए भारत क्या कर रहा है उनके आयामों पर चर्चा की है। अच्छा, दूसरा देखिए फूड एक्सेसिबिलिटी है ना, फूड एक्सेसिबिलिटी के पॉजिटिव्स क्या है ना, और शॉर्ट कमिंग्स मतलब नेगेटिव्स क्या है, या यूँ कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे भारत को काम करना है। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी पे देखिए पॉजिटिव्स, शॉर्ट कमिंग, और ये डेटा का बहुत ही अच्छा यूज़ कर रखा है यहाँ पे भी डेटा है। और न्यूट्रिशन के लेवल पे भारत क्या है, भारत के कौन कौन से पॉजिटिव्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव्स हैं। तो वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने सारे पॉइंट्स को एक साथ ही लिख रखा है। यूँ कह सकते हैं कि सेग्रीगेट नहीं कर रखा है, विभेदीकृत नहीं कर रखा है। और जब तक आप क्वेश्चन को सेग्रीगेट नहीं करोगे, जब तक आप बेहतर तरीके से आंसर को प्रेजेंट नहीं करोगे, थोड़े से आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 पॉइंटों में इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी है। और इन्होंने पॉइंट में जैसे इन्होंने सेग्रीगेट किया कि पॉजिटिव क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, इन्होंने इतना सेग्रीगेशन नहीं किया है ना। तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि पॉइंट का सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जितना बढ़िया तरीके से, जितना इजी तरीके से आप अपने आंसर को एग्जामिनर के सामने परोसोगे, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सरकार द्वारा कई पहलों की शुरुआत की गई। ठीक है, ये डिमांड 1, कई पहलों की शुरुआत की गई, ये डिमांड 1। परंतु जल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता जैसे मुद्दे यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी डिमांड है, ये पूरी डिमांड 2 है। ठीक है, अगर इसके भी आप सब पार्ट्स करोगे तो आपको ये डिमांड अलग से दिखाई देगी और जल की गुणवत्ता ये थोड़ी सी अलग से दिखाई देगी। तो अगर आप चाहो तो डिमांड 1 और डिमांड 2 इसको पूरा कह सकते हो, या डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे मुद्दे अभी भी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, डिस्कस करना है इनके बारे में। ठीक है, किसके बारे में, जल संबंधी जरूरतों के बारे में डिस्कस करना है। इंट्रो इनका अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये टॉपर्स लोग जनरली गलती करते हैं। सरकार द्वारा जल सुरक्षा हेतु उठाई गई पहले, इन्होंने पहलों को सिर्फ और सिर्फ जो भी सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं उनको इन्होंने बस लाइन बार तरीके से, एक मोनोटोनस तरीके से इनको बता दिया है। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशिएटिव टेकन फॉर वाटर नीड्स, इन्होंने देखिए एग्रीकल्चर, ये पूरी हेडिंग है इनकी। इस हेडिंग को इन्होंने एक डायमेंशन में तोड़ा है। इस डायमेंशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलिसीज़ में क्या है कि नेशनल वाटर पॉलिसी है, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी इन्होंने बात की है, रिवर वाटर, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, है ना, बढ़िया पॉइंट है। तो इन्होंने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे यूज़ किए, साथ में विवेदीकृत तरीके से इन्होंने पॉइंट्स को प्रस्तुत किया है। तो जबकि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, ये अमृत सरोवर योजना, आर्द्र भूमि संरक्षण, बेसिकली ये दोनों ही जो है वेटलैंड कंजर्वेशन के पार्ट है। तो अगर इसको प्रस्तुत करना होता तो हम इसको बड़ी तरीके से यूँ प्रस्तुत कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डायमेंशन बनाया, ठीक है, यहाँ पे आर्द्र भूमि लिखा हमने, और उसी में ही हम
आर्द्रभूमि और फिर बाद में एग्जाम्पल के तौर पे हम ये दोनों ही जो सरकार की इनिशिएटिव है, अमृत सरोवर योजना और आर्द्रभूमि संरक्षण योजना, इन दोनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपके पास नॉलेज पूरा है, बट आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ये मैटर करता है। अच्छा, आगे देखिए, अर्पित ने जल की उपलब्धता व गुणवत्ता हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या है। इन्होंने दोनों ही पूरी डिमांड को इन्होंने यूँ लिख दिया। अच्छा, जबकि इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी के साथ क्या इशू है और वाटर क्वालिटी के साथ क्या इशू है, इन्होंने थोड़ा बांट के लिखा है। देखो, जितना आप बांट के लिखोगे, जितना आप विविधीकृत तरीके से लिखोगे, जितना आप डाइवर्सिफाई तरीके से लिखोगे, उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए वाटर अवेलेबिलिटी की क्या समस्या है कि हाँ भाई वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, ग्राउंड वाटर हमारे नीचे जा रहा है, नीति आयोग ये कह रहा है, और कुछ डेटास का बहुत ही अच्छा इन्होंने यूज़ कर रखा है ना। तो वहीं अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिलेटिवली थोड़े कम डेटा हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको डेटा का भी यूज़ करना है, साथ में जितना बड़े तरीके से हो सके प्रेजेंटेशन को आप बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा इन्होंने वे फॉरवर्ड भी लिखा है। वे फॉरवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि इश्यूज पूछा है क्वेश्चन में अगर इशू पूछे हैं, चुनौतियाँ पूछी, तो आपको वे फॉरवर्ड जरूर लिखना है। यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड नहीं लिखा है, इसलिए इनको 4 मार्क्स मिले हैं। तो वहीं अगर मैं इस आंसर की बात करूँ तो इसमें इसको कम से कम 5 नंबर तो मिलने चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में हरित हाइड्रोजन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की क्या भूमिका हो सकती है ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने में, ये हमारी डिमांड बने क्वेश्चन की। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत की अपने ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किस प्रकार मदद कर सकता है। ठीक है, ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार से हेल्प करेगा, ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड 2 है। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन अगर आ गया तो भाई कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, और कुछ ना कुछ अगर चैलेंजेस होंगे तो उनको जो है सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड्स होंगे या कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे दोनों ने प्रोसीड किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में लिखा है, गुड। आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो ऊर्जा सुरक्षा में हरित हाइड्रोजन की क्या भूमिका है, इन्होंने भी वही लिखा है, लेकिन इनके जो पॉइंट प्रस्तुत करने का तरीका है वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ठीक है, जबकि इनका जो तरीका है वो मोनोटोनस है। अच्छा, आप ये कहोगे कि इन्होंने जो है वो फ्लो चार्ट का यूज़ कर दिया है, जबकि बेसिकली मैं इसको फ्लो चार्ट नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा ये स्पेस मैनेजमेंट है। स्पेस मैनेजमेंट भी बेसिकली आंसर राइटिंग की एक आर्ट है कि आप स्पेस को किस हिसाब से बड़े तरीके से यूज़ करते हो। देखो, जो मोनोटोनस तरीका चल रहा था कि जो परंपरागत हमारा तरीका बन चुका है कि हेडिंग है ना, देन पॉइंट है ना, देन पॉइंटर फॉर्म में, ठीक है, वो इनका पूरा चल रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो मोनोटोनस तरीके से इन्होंने ये बच गए हैं। साथ में इन्होंने जो है स्पेस मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन की क्या भूमिका हो सकती है, चुनौतियाँ। देखिए यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, इनके चैलेंजेस देखिए। पहली बात कि इन्होंने 5 चैलेंजेस लिखे हैं, है ना, वो भी अच्छी हेडिंग बना के, जबकि इन्होंने 2 चैलेंजेस में इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। तो ये जो है, जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो टेक्नोलॉजी हमेशा 2 डायमेंशन होती है। टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो आपको चैलेंजेस भी अच्छे से बताने थे। ठीक है, यहाँ पे ये चैलेंजेस इन्होंने अच्छे से प्रस्तुत नहीं किए। और साथ में अगर आपने चैलेंजेस बता दिए तो आपको वे फॉरवर्ड भी बताना होगा या कुछ सोल्यूशन भी प्रस्तुत करने होंगे। देखो, इतना जो है मुझे भी पता है कि मेंस का जो पेपर होता है काफ़ी हेक्टिक होता है ना, काफ़ी स्ट्रेस वाला होता है, पर आप भले ही पूरा आंसर ना लिखे, एक डायमेंशन तो आप खोल ही सकते हो वे फॉरवर्ड की आप चाहो तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन आप थोड़ी सी खोल सकते हो, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगे कि आप इस डायमेंशन को समझ चुके हो, आप इस पॉइंट तक पहुँच चुके हो कि एक क्वेश्चन में क्या कौन कौन सी डिमांड छुपी हुई है, कौन कौन सी डिमांड क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो चुनौतियों को और इसमें विस्तार पूर्वक लिखा जा सकता था। अच्छा, ये तो था कि इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स और हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनके आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपने देखा है कि कहीं पे चुनौतियाँ मिसिंग है, या कहीं पे पूरे क्वेश्चन की डिमांड मिस है, कहीं पे इनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे रखे हैं, है ना, कहीं पे फीडबैक इनका प्रॉपर नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। साथ में प्रेजेंटेशन के लेवल पे भी काफ़ी समस्या है ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए वो भी
जो दोनों ही मीडियम में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वालों में काफ़ी अच्छे डेटा, डेफिनेशंस, फ्लो चार्ट का यूज़ कर रखा है, स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो रखा है, जबकि हिंदी मीडियम में वही हमको थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि एक टॉपर्स लेवल के आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि हम इसको आंसर्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, इंट्रोडक्शन के भी 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 1 इंट्रोडक्शन है वो है कि आप किसी कीवर्ड को डिफाइन कर दो। क्वेश्चन में अगर कोई कीवर्ड पूछा गया तो उसको डिफाइन करके भी आप इंट्रो लिख सकते हो। इसके अलावा विभिन्न जो कीवर्ड्स हैं उनके बीच में लिंकेजेस एस्टेब्लिश करके, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो वाटर स्टेट्स है ये कैसे गरीबी को बढ़ाता है, तो यहाँ पे 2 कीवर्ड है, गरीबी और वाटर स्टेट्स, है ना, यानी कि जल तनाव। तो जल तनाव को आप गरीबी से लिंक कर सकते हो और बढ़िया सा इंट्रो प्रस्तुत कर सकते हो। इसके अलावा एक एक्स फैक्टर इंट्रो भी होता है। इस इंट्रो में क्या होता है, बेसिकली आपकी एक यूएसपी होती है, आप अपने हिसाब से एक डायमेंशन क्रिएट करते हो, या यूँ कह सकते हैं कि आप अपने एक तरीका इवॉल्व करते हो। तो वो सबका यूनिक तरीका होता है, सबका एक्स फैक्टर होता है, हर एक टॉपर का अपना एक्स फैक्टर होता है, तो इसलिए उनको जो है एक्सेप्शनली गुड मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हेडिंग, जो ये इसको यूँ कह सकते हैं कि ये हमारी डिमांड 1 है ना। डिमांड 1 का हमने डायमेंशन लिखा, और डायमेंशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, साथ में उन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। तो ये जो डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट और एग्जांपल का ट्राई जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो ये हमने लिख दिया 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने भी पॉइंट है डिमांड 1 में वो हम पूरा लिख देंगे। साथ में फिर हम डिमांड 2 को एड्रेस करेंगे, ठीक है। डिमांड 2 का स्ट्रक्चर भी यही रहेगा। साथ में अगर किसी क्वेश्चन में माइनर डिमांड पूछी गई हो, जैसे कि वो एचसीयू वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अन्य कारणों के अलावा, तो यहाँ पे अन्य कारण बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन की एक तरीके से हिडन डिमांड है। और कई बार हिडन डिमांड जो है वो चुनौतियाँ भी हो सकती है, कई बार हिडन डिमांड वे फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन की हिडन डिमांड को आपको समझना है। तो कोई माइनर डिमांड हो सकती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि नॉन कोर डिमांड, ठीक है। नॉन कोर डिमांड, बेसिकली ये जो हमारी डिमांड है ये कोर डिमांड कहते हैं, और ये कोर डिमांड, और जबकि ये जो माइनर डिमांड है इसको नॉन कोर डिमांड कहते हैं। इनके लिए आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो आप जो है डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके अलावा कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हमेशा वैल्यू एडिशन होना चाहिए। देखिए, सुपरफिशियल कंक्लूजन और जो प्रिसाइज कंक्लूजन होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। पहली बात तो जो टॉपर्स लेवल के कंक्लूजन है वो है कि वो एकदम कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करते हैं, साथ में उनके कंक्लूजन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर होता है ना। इसके अलावा कुछ सजेशन आप दे सकते हो, कुछ कंसर्न्स दे सकते हो, या रिसेंट टाइम में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या इंडिया कैसा उसमें प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहाँ से आप शुरुआत या अपनी जो क्वेश्चन की एंडिंग है कंक्लूजन के तौर पर वो कर सकते हो। ये देखिए, एक बेसिकली हम उत्तर लेखन की एक प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आंसर की शुरुआत करते हो, है ना। आंसर राइटिंग की आप शुरुआत करते हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या समझते हो कि क्वेश्चन की थीम क्या है ना। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। साथ में अगला स्टेप हमारा होता है कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाए। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर आपने फ्रेमिंग करना सीख गए ना, तो फिर आपको जो हमारी हिडन डिमांड है, या हमारी नॉन कोर डिमांड है, या मेन डिमांड 1, मेन डिमांड 2, है ना, बेटर कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल इंट्रो क्या होते हैं, और साथ में सजेशन वाले कंक्लूजन क्या होते हैं, है ना, वे फॉरवर्ड कैसे हमको प्रोसीड करना है, कब हमें चैलेंजेस लिखने हैं, तो ये सब आप समझ जाओगे, क्वेश्चन को फ्रेम करना समझ जाओगे। अच्छा, जो तीसरा स्टेप होता है वो है कि साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हेडिंग में हमें कौन से हमें तर्क प्रस्तुत करने हैं, उस तर्क को सब्सटेंशिएट करने के लिए, या हम कौन से आर्गुमेंट देंगे, उन आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम कौन से एग्जांपल्स देंगे, या हम कौन से केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे, तो वो है ये जो है ये सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसके अलावा आपके जो नोट्स हैं वो मेंस के अनुसार ही होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखो, अगर आपके मेंस के आंसर मेंस के आंसर में वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी जो आपके नोट्स में लिखा है। नोट्स में आपने जिस हिसाब से लिखा होगा मेंस के आंसर भी आपका वैसा ही डेवलप होंगे। इसके अलावा देखिए, पांचवा जो स्टेप है वो है कि टॉपर्स की कॉपी का इवेल्यूएशन कैसे करें। टॉपर्स की कॉपी से हम क्या क्या की फाइंडिंग्स ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया अनिमेश की कॉपी से कि उन्होंने कैसे स्पेस मैनेजमेंट कर रखा है, कैसे बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है वो कर रखा है, साथ में डेटास का कितना बढ़िया तरीके से यूज़ कर रखा है, कॉन्टेक्चुअल इंट्रोज, है ना।
तो ये सब हमने क्या बेसिकली हमने किससे एनालाइज किया, टॉपर्स की कॉपी से। इसके अलावा उत्तर लेखन में एक्स फैक्टर, ये हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द लास्ट स्टेज होती है आंसर राइटिंग की, कि आप खुद से अपना कुछ एक्स फैक्टर कुछ लिखो। हो सकता है कि आप केस स्टडी लिख रहे हो सकता है कि आप बढ़िया एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हो सकता है कि आप करंट को इतना बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहे हो कि आप किसी भी क्वेश्चन में आप करंट अफेयर के एग्जांपल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। एथिक्स में आप हो सकता है कि कोई केस स्टडी डाल सकते हो, जैसे कि किसी IAS ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया तो वो आप डाल सकते हो। तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक्स फैक्टर हो गया। साथ में बाद में जब आप सब ये चीज़ कर लेते हो तब आप अपने सहकर्मियों से आप जो है वो सीखने लगते हो, है ना। और फिर बाद में जो है वो आपका टॉपर लेवल का इंट्रो, ये टॉपर लेवल का जो भी हमारा आंसर है वो पूरा क्रिएट हो जाता है। तो ये था इस पूरे वीडियो के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।